हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग महा प्रैक्टिस सेशन के अंदर एट स्टैंडर्ड मैथ्स का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है हमें अपने आने वाले सेमेस्टर एग्जाम के लिए। एक बात तो मैं बता देता हूँ, देखो हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होगी। कुछ 5 मिनट के बाद तो कुछ 10 मिनट के बाद इस पेपर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली मुझे सॉल्व करने में तो टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए आपको भी कम से कम पेशेंस चाहिए एट द एंड तक पहुंचने के लिए। तो लेट्स सी कितने स्टूडेंट दिल से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आपके लिए बीच बीच में कुछ आईएमपी टॉपिक भी मैं शेयर करने वाला हूँ। गारंटी देता हूँ 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। तो लुक एट दिस, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर जो 2019 का है, एज यू कैन सी। लेकिन इतना गारंटी है कि मेरा ये सेशन अटेंड करने के बाद आपका माइंड सेट ब्रॉड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को लेके। आपकी सोच थोड़ी सी बदल जाएगी और 50% से ज्यादा क्वेश्चन टाइप इसी में से आ जाएंगे, ये गारंटी है। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन पेपर एंड लुक एट दिस, दिस इज द ओवरव्यू। मैं थोड़ा शांति से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 50 मार्क्स की लड़ाई मुझे लड़नी है और आपको भी मेरे साथ लड़नी है। तो पूरा माइंड को शांत रख के हम काम करने वाले हैं। Then look at this. This is your complete question paper. Page number 3. You can see page number 4, and yeah, completed. Now I will going to discuss come each and every question with complete concept. Okay. Now first you have to focus that we have a Telegram channel. So if you are not joined yet, so please join this channel, जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ्स और सॉल्यूशन सेंड करते रहते हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपकी प्रैक्टिस एक लेवल अप हो जाएगी। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लो, दोस्तों की बता दो। और इंस्टाग्राम की मैंने अपनी लिंक दे रखी है, वहां पे हम कुछ नई चीजें हम लोग करते रहते हैं, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। तो प्लीज ज्वाइन इट। ओके, नाउ दिस इज द योर क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन नंबर 1A। and this question number 1A consists total 5 question and each carry 1 marks। ओके, सो यहाँ पे टोटल 5 MCQ है और उसमें से सबसे पहला MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले कि अगर आप में है दम, इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव गट्स, तो मैं बताऊंगा कि इन 5 क्वेश्चन को मेरे से सॉल्व करने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है। तो पांचों के एमसीक्यू का मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, नाउ look at this, this is your question 1 and let's begin। so you have asked that is 1 square meter, what is the meaning of 1 square meter? You can write square meter मतलब square meter is equals to how many square centimeter, ये आपको पूछा है, is equals to how many square centimeter। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपके पास एटलीस्ट ये नॉलेज पहले से होना चाहिए कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नाउ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मीटर के जगह पे जहां मीटर लिखा हुआ है वहां मैं लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अब देखो 100 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000, मतलब 2 जीरो पहले से थे तो 2 जीरो पे 2 जीरो और लग जाएंगे, दैट इज 10,000। और सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको पता है इसी को मैं पावर के फॉर्म में अगर लिखने जाऊंगा तो मेरे को लिखना पड़ेगा 10 और कितने जीरो है टोटल 4, तो मुझे लिखना पड़ेगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एज यू कैन सी। सिंपल। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड का सम का मतलब होता है पेरीमीटर। तो आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमें सारी साइड दे रखी है, यू कैन सी हियर। इन सबका हमें क्या करना है, इन सबका हमें सम करना है। तो हम करेंगे 42 प्लस 39 प्लस 45 और इन सबका सम करके हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 2 और 9 11, 11 और 5 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो आंसर इज बिकम 126। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। ओके,
नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज द चैलेंज नंबर 1। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके दिखाना कि चैलेंज नंबर 1 का क्या ऑप्शन रहेगा। लेट्स, इसका अगर ऑप्शन बी है तो आप बी लिखोगे, लेट्स इसका आंसर ए है तो आप ओ ए लिखोगे। तो ये है चैलेंज नंबर 1 आपके लिए। आपको बताना है व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, माई एज इज 4 ईयर एगो, मतलब मेरा एज 4 साल पहले क्या था, वॉज पी, मतलब 4 साल पहले मेरा एज पी था। तो देखो यहाँ पे दो बातें होती है, एक तो प्रेजेंट एज मतलब मेरा एज अभी कितना होगा, पास्ट एज मतलब पहले कितना था, और फ्यूचर एज मतलब मेरा एज फ्यूचर में कितना होगा। तो अगर मेरा एज 4 साल पहले पी था, तो आज मतलब 4 साल के बाद मेरा प्रेजेंट में एज कितना होगा, ये मेरा प्रेजेंट हो गया p+4। यहाँ तक समझ में आया। देन माई एज आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद मेरा एज कितना होगा। तो प्रेजेंट एज अगर मेरा ये है तो उसके अंदर और मैं 3 मिला दूंगा, तो प्रेजेंट एज तो p+4 था, उसमें मैंने और 3 मिला दिया, तो मेरा एज हो जाएगा p+7। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, देखो ये सर्कल है और सेंट्रल एंगल का मतलब यहाँ पे हम लोग कोई सेक्टर ले लेते हैं, और इस सेक्टर का मेजरमेंट ऑफ सेंटर एंगल 40 डिग्री है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और बचे हुए आर्क को हम बोल देंगे मेजर आर्क। तो मुझे बताओ इस मेजर आर्क का एंगल कितना होगा, वही इसका हो जाएगा मेजरमेंट। आपको पता है ये 40 डिग्री है, और कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का। उसमें से अगर मैं 40 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे मेजर आर्क का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और 3 यहाँ पे बच गया, तो माई आंसर इज बिकम बी, दैट इज 320 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे बातें करने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके साथ बैठ के मुझे सॉल्व करना है, और आपको मेरे साथ सॉल्व करना, तो ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट में मतलब जितना कम बातें कर सके उस पर मैं ध्यान दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर बड़ा बोर करते हैं। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना। देखो यहाँ पे बड़ा रोचक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जीरो लगा है, जीरो लगा मतलब इसका यहाँ पे होना या ना होना दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर आप आगे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी जीरो लगा है, तो इसका भी यहाँ पे होना या ना होना एक ही बात है। इधर भी जीरो लगा, होना या ना। तो यहाँ पे बचा क्या है, पॉलिनोमियल के अंदर 3 बचा है, और 3 के पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, y का पावर 0। तो y का पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हो जाएगा मेरा 0। तो आपको आंसर लिखना है यहाँ पे 0, दैट्स इट, सिंपल। तो इम्पोर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, दैट्स इट। बहुत लंबे समय से हम लोग प्लान कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम बताना भी जरूरी है, सारा काम हमें करना भी पड़ता है ऑब्वियसली। हम दो तरीके से पढ़ाते हैं, एक ऑनलाइन मोड जिसमें ऑब्वियसली पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, और एक ऑफलाइन मोड जिसके अंदर हमारे आसपास के स्टूडेंट्स है, एरियाज के। तो ठीक है, तो अगर आप पूरे महाराष्ट्र से हमारे रहने वाले एरिया से काफी दूर रहते हो, अभी आपको कैसा पता चलेगा कि हम कहाँ रहते हैं? तो मैंने बोला था टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हो, हम बता देंगे कि हमारे सेंटर यहाँ हम कहाँ पढ़ाते हैं। अगर पास में हो तो आप हमें एज ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट के बारे में हमें समझ में आता है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है, हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसे मोटिवेट रख सकते हैं। तो अगर आप हमारे आस-पास में, तो वेल एंड गुड, आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, और क्या चलता है, किस तरीके से काम चलता है, आप एक बार आके भी जा सकते हैं, हमसे मिल सकते हो। ओके, और अगर आप महाराष्ट्र में और कहीं दूर रहते हो तो आप हमें ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर लेना, हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम आपसे कर लेंगे। तो यू कैन सी मैसेज भी कर सकते हो हमें टेलीग्राम के थ्रू, तो ध्यान रखना इस बात का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, द क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेशन है यहाँ पे। और सबसे पहला सवाल पूछा गया कि भाई क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमें कॉन्करेंसी दे रखी है दो ट्रायंगल्स के बीच में, एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है। ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। तो
तो यहाँ पे मेरे को पता है कि L के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए Z, और अगर आप यहाँ देखोगे तो L के करस्पॉन्डिंग X है जो एकदम गलत लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो M के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए X, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ M के करस्पॉन्डिंग Y लिखा जो गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पे n के करस्पॉन्डिंग y आना चाहिए, और यहाँ पे n के करस्पॉन्डिंग z लिखा है, मतलब वो भी गलत लिखा है। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, quadrilateral in which only one pair of opposite side are parallel is called, एक मिनट ध्यान देना, quadrilateral in which only one pair of opposite side are parallel, only one pair, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, रोम्बस के अंदर ऑल अपोजिट साइड आर पैरेलल, टू पेयर ऑफ अपोजिट, रेक्टेंगल के अंदर भी टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम के अंदर भी टू पेयर होती है, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता होगा तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है, और उसके अंदर ओनली वन पेयर ऑफ, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी लेकिन ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होगी, तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम के अंदर। रिमेंबर, ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दैट्स इट। नेक्स्ट, ओके यार, शिट, मैं मिस कर गया कि ये तो हमें चैलेंज वाला क्वेश्चन था, ये आपको करना था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोड ऑफ पेमेंट, मतलब मोड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? पैसा देने का जस्ट वेट वेट, इरेज ऑल। ओके, इफ मोड ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि पैसा देने का तरीका। मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से पैसे दी जा रही है? इंटरेस्ट इज एनुअल, मतलब जो भी आपने पैसा ब्याज पे लिया, इंटरेस्ट पे लिया, उसका इंटरेस्ट आप एक साल के बाद भरने वाले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 1 year इज डिफरेंट। क्या ये बात सही लिखी हुई है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, क्या वो अलग होगा या सेम होगा? तो इसका आंसर है वो सेम होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि वो डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आप मार्केट से पैसा लेते हो किसी से, सिंपल इंटरेस्ट पे लो या कंपाउंड इंटरेस्ट पे लो, पहले साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट लगेगा दोनों में सेम लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट बदल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में पिछले साल वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू बदल जाती है। बट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू कभी नहीं बदलती है। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट, आई होप सो बहुत लोगों को नहीं समझ में आई होगी ये बात, जिन्होंने डिटेलिंग में पढ़ाई की हो और जिसके टीचर ने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से बताया होगा, उसको वो बात समझ में आई होगी। ओके, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 5.2। क्या ये सही बात है? लेट चेक आउट द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पहले तो आपको बताने, पहले 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और उसके बाद 7। आई थिंक कुछ गलत कर दूं तो बता देना आप लोग। उसके बाद 11 होता है। दिस इज द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, और अगर इनका सम करके इनका मैं मीन लेने की कोशिश करूं तो देखते हैं मीन कितना आएगा। ओके, चेकआउट करते हैं। देखो 11 और 7 होता है 18, 18 और 3 23, 23 और, एक मिनट वापस चेकआउट करते हैं। ओके, 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28 डिवाइड बाय आपको 5 करना है। तो 28 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, 5 5 25, माइनस कर दिया, 3 आ गया, ऊपर 0 आ गया, और 5 6 30 होता है। तो आंसर आ रहा है 5.6, और यहाँ लिखा हुआ है 5.2। तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। देखो कभी कभी मेरे से भी क्वेश्चन करते समय एडिशन वगैरह में गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे टेंशन रहता है कि वीडियो को जल्दी वाइंड अप करना है। तो हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है ना? उसको निगेटिव मत करना कि सर आपने तो एडिशन भी गलत कर दिया, खुद पढ़ के आओ पहले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। बड़ा बुरा लगता है दिल से अगर ऐसा कोई बोलता तो कमेंट सेक्शन में, यार इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पे 28 आया है। ओके, मेरे को गलत सा लग रहा है यहाँ पे। देखो 18, 18 और 5 हो जाएगा हमारा 23, 23 और 3 हो जाएगा 26। ओके, कंफर्म सही है हमारा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो मेरा आना चाहिए था 5.6। करेक्ट है।
Let's move forward. Now there is a question number 2. Now we are going to solve this question number 2. Okay, let's begin with this question number 2. टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना आपको। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, पूरा दिल से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक बात बता दें, तो अगर आप सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हो तो यूनिट टेस्ट के हमने बहुत सारे पेपर अपलोड किए थे सेकेंड यूनिट टेस्ट के, तो आप अपने एग्जाम के पहले वो भी पेपर जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि यूनिट टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो बड़ा जरूरी है। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा, जस्ट चेकआउट कर लेना एक एक बार। ओके, हम अभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लुक एट दिस, क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछ के रखा है हमें कि 8m की पावर 6 माइनस 8m की पावर 6 माइनस 20m की पावर 4, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हमें 8m क्यूब से डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। 8m का क्यूब 8m का पावर 6 माइनस 20m की पावर 4, और क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें यहाँ पे फाइनल में लिखना है। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे बताओ 8m का क्यूब, मतलब मुझे 8m के क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 8m का पावर 6 मिल जाए। तो बड़ा सिंपल है सर, यहाँ पे देखो 3 है और मुझे यहाँ पे 3 और 6 चाहिए, तो मुझे और 3 ऐड करना पड़ेगा पावर में, मैं मल्टीप्लाई करूंगा m की पावर 3 से। करेक्ट है। अब आप बताओ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m की पावर 3 से, तो मेरे को मिल जाएगा 8m की पावर 6, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 लिख दूंगा और ये ऊपर से आ जाएगा माइनस 20m का पावर 4। यहाँ तक समझा आपको? आगे थोड़ा सा भी बढ़ते हैं। अब वापस वही सवाल है कि 8m का पावर क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को माइनस 20m का पावर 4 मिल जाए। माइनस 20, वो तो देखो 8 को किसी से मल्टीप्लाई करके माइनस 20 मिलना बड़ा मुश्किल है, अगर वो फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो चलेगा, लेकिन आपको कोई फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे m की पावर 3 को m की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ m से मल्टीप्लाई करके। तो मैं अगर m से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 की पावर m क्यूब को, तो मेरे को 20m की पावर तो 4 तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हो। या बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। देखो थोड़ा सा हम इसको नए तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये जो मैं है ये हम मिटा देते हैं यहाँ पे, और इसको बड़े सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करें। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए माइनस 20m की पावर 4। अब हमें पता है यहाँ पे मेरे को 8 नहीं चाहिए, तो अगर मेरे को यहाँ पे 8 नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अच्छे से ध्यान देना तो समझ जाएगा आपको। 8 नहीं चाहिए तो मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ तक समझा आप लोगों को। अब मेरे को लेकिन यहाँ पे 20 चाहिए, तो मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 20 के साथ मेरे को माइनस भी चाहिए, तो मेरे को माइनस भी चाहिए। यहाँ तक काम हो गया। अब मेरे को देखो m की पावर 4 चाहिए और यहाँ पे m की पावर 3 दे रखी है, तो मैं एक m से और मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस 28 इंटू m से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आया? और मेरे को मिल गया यहाँ पे माइनस 20m की पावर 4। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 0 आ गया। तो देखो आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आने वाला है, बराबर। और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी कि m की पावर 4 आ जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर जो आया है उसके अंदर ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। तो दिस इज योर क्वेश्चन, और ये नीचे वाला जो 0 आया है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये अपना रिमाइंडर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर आप से वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो मैं एक गारंटी देता हूं, जो भी बच्चे यहां तक पहुंचे हैं वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बोलना कि प्राउड टू बी क्रिस्टलियन, कि हमें खुशी है कि हम क्रिस्टलियन के साथ पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं। और इतना सिंपल बोल देता हूँ कि यू गाइज आर ऑसम, मतलब आप में मोटिवेशन है, यू हैव टेंडेंसी टू सॉल्व बिग क्वेश्चन, मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की ताकत आप रखते हो। बड़ी प्रैक्टिस आप कर पाओगे लाइफ में भी, ये गारंटी है। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ऑब्वियसली यू गाइस ऑसम, ये मेरे को बोलना आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ऑब्जर्व द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। पहला क्वेश्चन पूछा है आपको यहाँ पे कि अबाउट हाउ मेनी फैमिलीज डज टेबल गिव द डाटा,
मतलब कितने फैमिलीज के बारे में इस टेबल के अंदर डेटा दिया हुआ है। देखो नंबर ऑफ फैमिलीज आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, बराबर कि नहीं। अब सवाल पूछा है कितने फैमिलीज का डाटा दे रखा है, तो जो भी नंबर ऑफ फैमिलीज है उसको क्या कर दो, ऐड कर लो। एक फैमिली, फिर दूसरा में कितनी फैमिली, दो फैमिली, तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ फैमिलीज। तो आप इन सबको ऐड करके अपना आंसर लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज हैज लेस देन 4 मेंबर, कितनी फैमिलीज के पास चार से भी कम मेंबर है। देखो नंबर ऑफ फैमिलीज, देखो यहाँ पे ऊपर दिया, सॉरी 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 थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो ये क्वेश्चन हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं एक बात तो आपसे कहूंगा कि यू गाइज आर ग्रेट, ऑसम है। आप में पेशेंस लेवल बहुत हाई है, लाइफ में कुछ ना कुछ आप बढ़िया कर लोगे, गारंटी मेरी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू गाइज आर ऑसम, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आपकी तारीफ थोड़ी सी कर ले तो मेरी भी तारीफ आप कमेंट सेक्शन में कर लेना। अपन एक दूसरों की साथ तारीफ करते रहेंगे तो दोनों मोटिवेट रहेंगे, मैं पढ़ाने में और आप पढ़ने में। देखो अभी नेक्स्ट सवाल देखो क्या है यहाँ पे, about how many families does the table is given, how many families, कितने फैमिलीज के बारे में ये टेबल दे रखा है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैमिलीज सेकंड कॉलम में दिया है, तो जितनी भी नंबर ऑफ फैमिलीज उन सबको ऐड कर दोगे यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। बात समझ में आया, तो ऐड करके तो आप आंसर लिख ही सकते हो, इतना तो समझदारी है ही आप में। नेक्स्ट, हाउ मेनी फैमिलीज हैव लेस देन 4 मेंबर, कितने फैमिलीज के पास चार से भी कम मेंबर है। अभी आगे देखो नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में आपको फर्स्ट रोल में दे रखा है, चार से कम मेंबर मतलब देखो यहाँ पे 3 मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर है। तो टोटल ऐसी कितनी फैमिलीज हो गई, टोटल ऐसी 3 फैमिलीज हो गई है जिसके अंदर चार से भी कम मेंबर है। तो सेकंड का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 फैमिलीज। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपली आपको फटाफट ऐड करना है। यहाँ पे पहले आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो इस क्वेश्चन को। 10p - 4 + 8, अब देखो p इंटू 3 3p, p इंटू 8 8p, और 10 × p क्या हो जाएगा 10p, और 10 × 4 क्या हो जाएगा -40 +8। ठीक है, देखो एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा सॉल्व एक ही दिन में नहीं कर पाओ। एक काम करना, इसको आधा आधा करके सॉल्व करना, आधा एक दिन करना, आधा दूसरे दिन करना, ठीक है। अभी मैं गाई करके वीडियो को स्पॉइल्ड या क्वेश्चन पेपर गंदी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे ज्यादा चल रहा हूँ। देखो मैंने ये 10p को यहाँ लेके आ गया तो ये -10p हो गया, सामने बन जाएगा -40 और 8 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 बार p + 8 बार p हो जाएगा 11 बार p, और 11 बार p में से 10 बार p गया तो सिर्फ p बचेगा, और 48 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 48 में से 8 गया तो -32 बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाले पे माइनस साइन है तो फाइनल आंसर में भी हमारा माइनस साइन आएगा। तो हमारा यहाँ पे p का वैल्यू कितना मिल चुका है, -32। अच्छे से सॉल्व करना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता देना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंज नंबर 4, तो अभी उसी तरीके का एक सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है, और चैलेंज नंबर 4 का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, और प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो नाउ लुक एट दिस, आपको पता है कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो मैं बोलूंगा बाय SAS टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन लिखना कैसा है, तो देखो पहले PR किसके बराबर है, RT के बराबर है, तो मैं लिखूंगा PR मेरा पहले RT के बराबर है, और डायग्राम में दिया हुआ है इसका मतलब मैं लिखूंगा गिवन इन फिगर, बराबर। उसी तरीके से फिर मैं बोलूंगा कि मेरा जो यहाँ पे, इसको थोड़ा मिटा देते, खिचड़ी बन गई है ना। यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि जो मेरा एंगल, यहाँ पे एंगल आर है, ये जो एंगल आर है अपोजिट वर्टिकल, यहाँ पे बोलूंगा ये PRQ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका SRT। तो एंगल PRQ और एंगल SRT दोनों एक दूसरे से बराबर है, ये भी हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट है। और उसी तरीके से RQ मेरा किसके बराबर है, RS के बराबर है। तो RQ मेरा किसके बराबर है, RS के बराबर है, और ये भी हमारे फिगर में गिवन है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से मेरे को S मिल गया, यहाँ से मेरे को A मिल गया, यहाँ से मेरे को S मिल गया, तो आई कैन से दैट ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TSR बाय
विच टेस्ट SAS टेस्ट ऑफ कॉन्करेंसी। सिंपल है, तो ये मैंने हैंस प्रूव हो गया मेरा, तो मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव। और जय माता दी मत लिख के आना, मैं बोलता हूँ कभी कभी जय माता दी प्रूव्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू एन। तो P तो दे रखा है, R भी दे रखा है, तो यहाँ पे N की कमी, N मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, आपको N का वैल्यू देख रखा है 4, तो यहाँ पे उन्होंने N का वैल्यू लिख दिया। आपको P का वैल्यू कितना दे रखा है 5000, तो आपको इस वाले ब्रैकेट में, हालांकि ब्रैकेट तो बड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पे 5000 लिखना होगा, और R के जगह पे आप कितना लिखोगे 9, तो यहाँ पे आपको 9 लिखना है। अब बड़ा सिंपल है, देखो ये वाला 0 से ये वाला 0 कट, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट। अब ऊपर कितना बच गया, ऊपर 50 बच गया, ऊपर 4 बच गया, और यहाँ पे देखो ये 9 और बच गया। करेक्ट है, यहाँ तक हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है। तो 50 इंटू, देखो ये हो जाएगा आपका दोनों मिलकर 36, तो आपको 36 इंटू 5 करना है, और ये होता है 180, और ऊपर का 0 और लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 1800। तो माय फाइनल आंसर इज बिकम 1800, जो आपको इस वाले ब्रैकेट में लिखना है। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 24 एंड 18। देखो डायगोनल ऐसा होता है, और डायगोनल्स के लेंथ आपको दे रखे, एक का लेंथ दे रखा है आपको 24 और दूसरा दे रखा है 18, और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। देखो डायगोनल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, आप कमेंट करके बता दो, पहले तो वो देखेंगे। तो एरिया ऑफ विच रोम्बस, ना रोम्बस का एरिया ना, तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। तो हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायगोनल, एक 24 है और एक है 18, 2 1 जा और ये 12 जा हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 12 जा और 18। अभी 12 इंटू 18 करके आपको आंसर लिखना है। इतनी सारी मेहनत, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत, मल्टीप्लीकेशन वाली मेहनत तो आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है ना, तो जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन सर्कल विद सेंटर O। सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे आपको O दे रखा है, बराबर है कि नहीं, यहाँ पे देखो O दे रखा है। PQ इज अ कॉर्ड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये PQ जो कॉर्ड है, लेंथ इज 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो कॉर्ड हमारी है उसका लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। क्या तक समझा। और यहाँ पे जो OA दे रखा है, देखो ये OA जो है, यहाँ पे PQ का क्या है, परपेंडिकुलर। एक ध्यान रखना कि जब भी हम लोग सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे कॉर्ड को कितने पार्ट में तोड़ता है, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। मतलब अब मेरा यहाँ से ये जो मेरा PA है और ये जो मेरा AQ है, वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप दोनों को, आपको पता है कि PQ का वैल्यू अगर 18 सेंटीमीटर है, तो मेरा AQ कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 18 का आधा। PQ कितना हो जाएगा, 18 का आधा हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला अभी आपको, देखो ये हो जाएगा मेरा, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये मेरा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्यों, कि देखो रीजन लिखना आपको, परपेंडिकुलर, क्या लिखना है रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉन, पेन बदल लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। मतलब बाइसेक्ट कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता, दोनों इक्वल पार्ट में। तो हमारा 18 का हो गया 9, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि जो मेरा AQ होगा वो मेरा PQ का आधा होगा, और PQ का वैल्यू अगर 18 था, तो मेरा AQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ तक समझा। लेकिन आपको यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ AQ, लेंथ ऑफ AQ, व्हाट्स लेंथ ऑफ AQ फाइंड करना था। मतलब ये देखो, ये AQ का लेंथ फाइंड करना था, अरे ये तो हमने फाइंड कर दिया बस। तो आपको ये वाला लाइन यहाँ पे लिखना बड़ा जरूरी है कि सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर आप अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे हमारा जो, कुछ गलत तो नहीं है ना, AQ निकालना था और हमें PQ यहाँ पे दे रखा था, PQ हमें 18 सेंटीमीटर दे दिया था, दैट्स इट। तो हमारे AQ का आंसर आ गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंज नंबर 5, जिसके अंदर आपको सरकमफेरेंस का वैल्यू बताना है या फॉर्मूला बताना है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस, स्टेट द टेस्ट बाय द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, स्टेट बाय एंड आल्सो राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और ये एक नीचे वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट के वजह से एक दूसरे से कॉन्करेंट है। तो अगर आप देख पाओगे कि ये PU किसके बराबर दे रखा है डायग्राम में, ST के बराबर, तो मैं बोलूंगा PU मेरा ST के बराबर है, और डायग्राम में दिया हुआ इसका मतलब क्या है, गिवन है। उसी तरीके से क्या आप ये SU देख पा रहे हो, SU वाला साइड,
क्या दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एस यू क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है कि नहीं, कॉमन साइड है कि नहीं। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ ये एंगल ये कितना, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, क्या रीजन है, बोथ 90 डिग्री। और आप सभी को समझ गया होगा कि जैसे आपने 90 डिग्री वाला एंगल देखा, आपको समझ गया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी आपको लिखनी पड़ेगी कि ट्रायंगल, नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर मैं S से इक्वल टू वाले साइड से P की तरफ जा रहा हूँ, मैंने बोला मैं एस टी यू सॉरी यू ना यू एस यू टी एस से, अगर यू टी एस ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल एस टी यू के। नाम लिखने में ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है बात को मेरे समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये सारी चीजें ऑनलाइन में नहीं हो पाती, इसके लिए ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट आते हैं ना उनको बहुत मजा आता है मेरे साथ डिस्कस करने में। तो लुक एट दिस, कैसा करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यू से कहाँ गया, पी के तरफ गया, तो मेरे को यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा एस से टी के तरफ। नाम लिखते समय देखो यू से टी लिखा मैंने पहले, यू से मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ओके थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, लेट्स इसको वापस मिटा देते हैं आपके समझ के लिए और वापस इसको बढ़िया से लिखेंगे। यहाँ पे देखो अगर मैं यू से टी के तरफ जा रहा हूँ तो मैंने लिखा यू सॉरी यू से पी के तरफ, मैं बार बार टी क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं मेरे को, यू से पी के तरफ गया और फिर मैं किसके तरफ गया, एस के तरफ। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते समय मैं किसके किधर जाऊंगा, मैं जाऊंगा एस से टी के तरफ। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइड था तो इक्वल टू साइड से शुरू किया और एस से टी के तरफ गया और फिर मैं टी से किधर जाऊंगा, यू के तरफ। तो ये नाम लिखने में आप हमेशा ध्यान देना, उल्टा सुल्टा नाम आपको नहीं लिखना है। ओके अब मुझे बताओ अल्सो राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो अभी बचे हुए रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कौन सा टेस्ट है बताओ, ये है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, हाइपोटेनुस साइड टेस्ट। आगे समझ में। तो अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी बाकी बची हुई साइड और बाकी बचे हुए एंगल भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा साइड है पीएस और ये मेरा यूटी है, ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे लिखा ना राइट द नेम ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। और मेरा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर। तो मैं बोलूंगा एंगल पी एस यू मेरा बराबर हो जाएगा एंगल एस यू टी के बराबर हो जाएगा। और उसी तरीके से मेरा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे कि मेरा एंगल, एक जगह में बदल देता हूँ, करेक्ट है ना, यहाँ से ये वाला मेरा एंगल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मेरा एंगल यू एस टी वो मेरा बराबर हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आप बोल सकते हो किसके बराबर हो जाएगा, एस यू पी के बराबर। सही है कि नहीं, ये हमने सारी बातें यहाँ पे लिख ली है, रिमेनिंग के साइड के बारे में भी आपको अच्छे से बता दिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद अमाउंट बताना। देखो कितने साल के बाद, 3, तो यहाँ पे कितने साल के बाद मतलब एन, करेक्ट है। ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 6400, तो मैं लिख दिया 6000 सॉरी 64,000 64,000। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे कितना ब्याज, कितना टक्का ब्याज मिलने वाला, तो वो है 5.5%। ठीक है तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12। तो यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है आपको, फाइंड अमाउंट। तो ऑब्वियसली सभी को पता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। सही है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, 64000। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 12.5 अपॉन 100 की पावर एन, एन का वैल्यू कितना है, कितने साल के लिए दिया हुआ, 3 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 64,000। और देखो 12.5, देखो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 इंटू 100 हो जाएगा प्लस 12.5 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 100 का क्यूब। यहां तक समझा। अब देखो 64000 और 100 प्लस 12.5 हो जाएगा 112.5 और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं ज्यादा टाइम बर्बाद कैलकुलेशन में नहीं करना चाहता हूं। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 64000 है ये, और ये वाला पॉइंट 100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.125 और ऊपर बचेगा क्यूब। अब आपको इसका क्यूब निकालना है और उसके क्यूब को आपको 6400 के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ पैरेलल साइड्स आर 30 और 23 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है
और आपको दोनों पैरेलल साइड यहाँ पे दे रखी है और रिस्पेक्टिवली और 265 और आपको हाइट निकालना, सॉरी मैंने गलत बोला, आपको एरिया नहीं निकालना, आपको एरिया यहाँ पे देखो दे रखा है दैट इज 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे मुझे सेंटीमीटर का स्क्वायर दिखा मुझे समझ में आ गया एरिया दे रखा है और आपको यहाँ पे दो पैरेलल साइड का लेंथ भी दे रखा है। तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। वो क्या होता है तो देखो मैं बता रहा हूं आपको, वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट और ये हाइट हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। पहले देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 256 इंटू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड 30 है और दूसरी साइड 23, उनका सम मैंने कर दिया इंटू 4। अब बताना है 30 और 23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 53 इंटू बाहर हाफ यहाँ दे रखा और इधर यहाँ पे दे रखा है एच, ये एच है मैंने गलती से 4 लिख दिया और इधर आ जाएगा आपका 256। अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 256 इंटू 2 यहाँ आ गया और यहाँ पे 53, यहाँ पे देखो 53 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा और हाइट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कट हो रहा है तो कट कर लो यहाँ पे और नहीं हो रहा है तो इसको कट नहीं करना है, ठीक है। एक सेकेंड है, इस क्वेश्चन में लिखते समय थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। देखो क्या गलती हुई है, आई होप सो आपने वो गलती पकड़ ली होगी। तो गलती ये हुई है कि 265 के जगह पे मैंने 256 लिख दिया, तो यहाँ पे 265 होना चाहिए, बराबर। देखो क्वेश्चन में एरिया कितना दे रखा है 265 और मैंने गलती से ये 256 लिख दिया। अब देखो अब यहाँ पे सिंपली 53 को आप 265 से मतलब 265 को 53 से डिवाइड करोगे तो अगर आप 53 इंटू 5 करते हो तो ये 15, ये 1 कैरी, ये 25 और 26 265 होता है। मतलब 53 फाइजा, तो ये कट होके 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 2 आ गया और 5 टू सा कितना हो गया 10। तो हमारा हाइट आ चुका है 10 सेंटीमीटर, लिखना मत भूलना, पीछे यूनिट लिखना मत भूलना। तो हाइट आ चुका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे यह सीख मिलती है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो जो भी वैल्यूज दे रखी है उसको अच्छे से देख लिया करो। मेरे से भी गलती होती है और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्वेश्चन में कुछ अलग वैल्यू देती है और सॉल्व करते समय वो कुछ अलग वैल्यू लिख लेते हैं गलती से, तो फिर उनको 0 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो डायग्राम में आपको दिखा मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी निकालना है। अब देखो बीसी का मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट बीसी सामने आपको दे रखा है एंगल 70 डिग्री, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी तो सीधा मिल गया 70 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ आर्क ए वाई सी निकालना, देखो ए वाई सी मतलब किधर है, ए वाई और सी आपको मेजरमेंट निकालना है। एक बात बोलो, इसका मेजरमेंट निकालना मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, बराबर कि नहीं, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री, मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, उसमें से मैं 70 प्लस 60 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ एंगल मिल जाएगा मुझे। 360 माइनस 70 प्लस 60 कितना होता है 130, तो ये तीन और ये दो, तो वो हो जाएगा 230 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आ चुका रहेगा 230 डिग्री। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, चैलेंज नंबर 6 है, आपको इसमें से ऑप्शन करेक्ट बताना है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन है आपको कमेंट करके ही बताना है। नेक्स्ट ये वाला सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, बॉक्स बनना तो इजी होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 5x माइनस 15 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 3x प्लस 6, यहाँ तक हो गया। अब देखो 21 इंटू 5 हो जाएगा 105, 21 इंटू 15 हो जाएगा 315, उसी तरीके से 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, तो यहाँ पे लिखूंगा 30x और उसी तरीके से 10 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 60। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे 30x प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस हो चुका है और माइनस 315 इधर आपका हो जाएगा आपका प्लस 315 और प्लस 60 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट दोनों सॉल्व करके आंसर लिख दिया, मतलब अभी आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सॉल्व करके साइड में देख सकते हो आपका आंसर x का वैल्यू 5 आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके तो यार वापस वही बात है कि एक बार मैंने पूछा था, आप यहाँ तक पहुंच के ऑब्वियसली पहुंचा था, वहां पे मैंने आपको ऑसम बोला था और अब मैं आपको बोलता हूँ यू आर रियली ऑसम, आप में पोटेंशियल है। और जैसा मैंने अभी आपकी तारीफ की है ना, आपको कमेंट सेक्शन में मेरी भी तारीफ करनी है, ठीक है, सेम तरीके से। तो ऑब्वियसली यार यू आर रियली ऑसम, जोक्स अपार्ट, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, अगर वीडियो के इस लेवल तक आप पहुंच रहे हो तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना इस पॉइंट पे मेरे को कि हम सर वीडियो को उस लेवल पे पहुंच गए थे जहाँ पे आपने हमें रियली ऑसम बोला था। ओके नेक्स्ट फॉरवर्ड, फाइंड द एरियाज ऑफ ट्राइंगल व्हेन द साइड्स आर 63। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जब साइड 63
51 और 30 दे रखा, मतलब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है जिसका आपको एक साइड 63 है, दूसरा 51 और 30 डी है। आपको पता है जब ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखे तो एरियाज निकालने के लिए हमको हीरोज फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। हीरोज फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, वो होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस थ्री सी। अब आप बोलोगे भैया ये एस क्या है, ए का मतलब तो समझ में आ गया सर, साइड है ए, दूसरा साइड बी और तीसरा साइड सी। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब साढ़े साइड का सम करना है, साढ़े साइड का नहीं सारे साइड का सम करना है और उसको आपको डिवाइड बाई 2 करना है। तो 63 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 93 और 93 प्लस 51 हो जाएगा ये आपका लगभग 144। तो ये हो गया 144 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 72। तो एस का वैल्यू मिल गया आपको 72। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 72, ब्रैकेट करूंगा मैं, 3 ब्रैकेट है उसी तरीके से मैंने 3 ब्रैकेट कर दिए और सारे एस के जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 72। और अब मैं क्या करूंगा, जो भी साइड्स हमें दे रखी थी उनकी वैल्यू लिखूंगा। तो पहला साइड 63 था, दूसरा साइड यहाँ पे हमारे पास 51 था और तीसरा साइड हमारे पास यहाँ पे 30 था। अब आप इन सबको क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना। देखो तो 72 12 में से 3 यहाँ पे देखो, 12 में से यहाँ पे 3 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा और ऊपर 6 में से 6 गया तो 0 बच जाएगा, तो ये माइनस करके लिख दिया। और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा और 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा। उसी तरीके से 2 में से 0 गया तो 2 बच जाएगा और 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ तक समझे आपको। एक और बात, अभी आपको इसको ब्रैकेट के बाहर निकालना है। किसके बाहर निकालना है, ब्रैकेट के बाहर। तो अभी इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते समय आपको ध्यान किस बात का रखना वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अब इसको फैक्टराइज करो आप, 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 टू जा, करेक्ट है। 9 को तो मैं 9 ही लिख दूंगा, 21 को मैं लिख सकता हूँ 21 ही लिख दूंगा और 42 को मैं लिख सकता हूँ 21 टू जा। क्या लिख सकता हूँ, 42 को मैं यहाँ पे 21 टू जा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी बातें 2 बार लिखी रहती है उसको एक बार बाहर लिखते हैं। तो देखो 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इसको रूट के बाहर निकल के एक बार 2 लिखूंगा। अब 21 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो रूट के बाहर निकल के मैं एक बार लिखूंगा। अब आप बोलोगे सर 9 तो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है लेकिन बाहर कैसे निकला, आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को बाहर निकाल के मैं 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने 3 लिख दिया। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का, तो मैं निकाल के 6 लूंगा। अब क्या करना, अरे अब तो बड़ा सिंपल है, इन सबका मल्टीप्लाई करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी कौन कितने लोग बताने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंज नंबर 7 है, आपको बताना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि विद द हेल्प ऑफ चैलेंज मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपके कुछ फॉर्मूला याद हो जाए। और इस पूरे पेपर के दौरान हमने एरियाज ऑफ रोम्बस का इस्तेमाल किया था। देखो एक क्वेश्चन में किया था एरियाज ऑफ रोम्बस का, जहां पे हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ साइड डायगोनल्स इनटू हाफ किया था। फिर हमने एरियाज ऑफ रोम्बस का भी इस्तेमाल किया था, एरिया ऑफ रोम्बस सम ऑफ, ये एरियाज ऑफ रोम्बस नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होना चाहिए, एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम। ओके सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बात अलग हो रही है, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बताना है, चैलेंज नंबर 7 का मैंने आंसर भी बता दिया है, तो एरियाज ऑफ रोम्बस वाला आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, डिवाइड करने वाला। और मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वाले यूनिट टेस्ट में, जो सेकंड सेमेस्टर के सेकंड यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें भी डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ डिस्कस करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स जो भी डिस्कस किए हैं उनका लिंक दे रखा है, प्लीज जाके जरूर एग्जाम्स के पहले सॉल्व कर लेना, मतलब कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम ऑफ 64, दो क्यूब है और दोनों क्यूब का ईच वॉल्यूम कितना है, 64 है, पता है। अब निकालना है आर जॉइंट एंड, दोनों क्यूब को ज्वाइंट कर दिया, मतलब हमने दो क्यूब लिया और दोनों क्यूब को ऐसा ज्वाइंट कर दिया, बराबर। व्हाट इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज द एरिया निकालना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो बड़ा सिंपल है, जब आप क्यूब को ज्वाइंट करोगे, देखो पहले तो बताओ एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना 64, तो अगर क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल का क्यूब, बराबर 64 लिख दिया। तो यहाँ पे क्यूब रूट लेने के बाद एल का वैल्यू कितना आएगा 4, क्योंकि आपको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब कितना मिल जाएगा आपको 64, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको साइड ऑफ क्यूब 64 मिलेगा और आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्यूब को मिलाने की वजह से गायब हो गया है। अब कौन सा एरिया बचा है, तो अब ये देखो, ये अंदर वाला एरिया, इधर वाला एरिया, अब ये बाहर वाला एरिया, इधर वाला एरिया और उधर के अंदर वाला एरिया। उसी तरीके से
ऊपर वाला एरिया, तो टोटल एक क्यूब के 5 एरिया काम के। तो आपको पता है कि हर एक एरिया स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एल होता है, तो एक क्यूब का कितना एरिया काम का है 5। उसी तरीके से नीचे वाले क्यूब का भी कितना एरिया काम का होगा, टोटल 5 एरिया काम का होगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल 10 एल स्क्वायर हमारे काम का है, और यही मेरा हो जाएगा सरफेस एरिया। इसको आप क्यूबॉइड के फॉर्म में भी कर सकते हो, वो एक तरीका अलग होगा, और इसके फॉर्म में भी कर सकते हो। मिलाने के वजह से बीच का ये एरिया गायब हुआ है, बाकी पांचों के पांचों एरिया, मतलब ये इधर वाला एरिया, इधर इधर पीछे वाला और ऊपर वाला, एक का क्यूब का 5, नीचे वाले का 5, टोटल मिला के 10 वाला एरिया काम कर रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो अवेलेबल है वो हो जाएगा 10 इंटू एल का स्क्वायर, बराबर की नहीं, थोड़ा हमने दिमाग लगा के किया इसको। तो मुझे बताओ एल का वैल्यू कितना आया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इंटू 10, तो मेरा आंसर आ चुका होगा 160। लेकिन एरिया है तो आंसर लिखना है सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपको आंसर। तो इसका आंसर 160 आ गया, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर लिखना भूलना मत, एरिया है, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अब जरा डिस्कशन थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, देयर आर 15,625 trees एक फॉरेस्ट के अंदर। इफ द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज एवरी ईयर इज 8%, 8% से हमें नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाने हैं हर साल। तो 3 साल के बाद हाउ मेनी ट्रीज, 3 साल के बाद कितने ट्रीज हो जाएंगे। तो देखो ये सवाल नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पहली बात तो ध्यान रखना, ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप वाला सवाल है। और यहाँ पे आपको 3 साल के बाद ट्रीज निकालने मतलब टोटल अमाउंट निकालना है, ये बात समझ में आया। प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे रखा है 15,625, दैट इज 50,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 8% इन द सेंस ऑफ प्रिंसिपल, पैसों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और एन आपको दे रखा है 3। तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, मतलब वो अमाउंट हो गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। लेकिन अब ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितने ट्रीज थे पहले 15,625, 1 प्लस कितना साल, कितना तेजी से, कितने परसेंटेज से बढ़ा रहे हर साल ट्रीज 8% से, और कितने साल के लिए हम बढ़ाने वाले हैं 3 साल के लिए। यहां तक समझा। अब देखो अब क्या करना है, 15,625 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और 8 के साथ ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100, और डिवाइड बाय आपको 3 करना है। अब देखो 100 से अगर 108 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10.08 इंटू 15625, और अब आपको इसका क्यूब करना है। देखो 1.008 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, सिंपल क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इतना सा ही आपको काम करना है, बाकी आपको आंसर अपना मिल जाएगा। देखो ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हार्ड जा रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ सारा पेपर करें। आपकी एबिलिटी के हिसाब से और आपके स्कूल में या आपके टीचर ने जिस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसके हिसाब से आप अपना स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करना, ठीक है। Next question. Consecutive natural numbers are such that sum is equals to 6 times of smaller these numbers. तो मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब साथ में आने वाले नेचर, चलो कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले लेते हैं जो साथ में आते हैं, 2, 3 और 4 मैंने ले लिया। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 3 कितने, 3 है तो मैंने 3 लिया। अब मान लो कि अगर मैं 3 को x मानता हूँ, तो आप बताओ कि मेरा 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 1, अरे 3 से एक कम है ना। और 4 क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो लेट्स से दिस आर माय 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यहाँ तक समझा। लेट्स से हमने इमेजिन कर लिया कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर x माइनस 1, x और x प्लस 1 है, ठीक है। नंबर आर सच दैट सम इज इक्वल्स टू, मतलब इन सबका सम करना है, इन सबका सम करना है। तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, इन सबका सम 6 टाइम्स है। 6 टाइम मतलब 6 गुना, टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, किसका, स्मॉलर नंबर। इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, x माइनस 1। दैट्स इट, ये बन गया इक्वेशन। सॉल्व करो अभी। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान देना। x प्लस x कितना प्लस होगा 3x, माइनस 1 से माइनस 1 कट हो जाएगा, और 6 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा -6। अब देखो 3x को इधर भेजो और -6 को इधर भेजो, साइन बदल जाएगा, तो 6x माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका 3x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इधर आ गया 6 हो जाएगा। 6x में से 3x गया, 3x बच गया, और यहाँ पे 6 आ गया। 3 को डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको l का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2। कितना मिल गया, x का वैल्यू 2। अब मुझे बताओ आपके नंबर कौन से थे, पहला नंबर था आपका x माइनस 1,
तो x के जगह पे 2 लिखूंगा, 2 माइनस 1 तो आंसर 1 आ गया। दूसरा नंबर था आपका x, तो x का वैल्यू मतलब 2 था, और तीसरा नंबर जो आपने मान के रखा था वो x प्लस 1 था, तो 2 प्लस 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। दैट्स इट, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो यहाँ पे आपको जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है आपको ये कंसिडर करने आना चाहिए, हो जाएगा सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे। और ये अभी हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो ना क्या देगा, मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल और फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और नंबर ऑफ फैमिलीज आपको ये रखी है, और चिल्ड्रंस ऑफ ईच फैमिली ऑफ सोसाइटी इज गिवन। तो हर देखो, जैसा कि देखो पहली फैमिली में कितने बच्चे, 2, दूसरी फैमिली में एक भी बच्चा नहीं, तीसरी फैमिली में 3 बच्चे, तो ऐसे करके आपको फैमिलीज दे रखी है और उनमें कितने बच्चे वो बता रखा है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो आप अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का काउंट देखोगे तो किसी फैमिली में 0 बच्चा है, किसी फैमिली में 1 बच्चा है, किसी में 2 बच्चा है, किसी में 3 बच्चे, किसी में 4 बच्चे, और मैक्सिमम 4 बच्चा, 5 बच्चे तो है ही, तो वो लिखना नहीं है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4 है। अब अगर मैं पूछूं कि 0 चिल्ड्रन, कितने फैमिलीज के अंदर 0 चिल्ड्रन है, तो देखो पहला फैमिली के अंदर 0, 1 2 3 4, टोटल 4 फैमिली है जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके अंदर एक बच्चा है, एक बच्चा है वहां पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। देखो ऐसा गोल करना बड़ा जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो जिस पे गोल नहीं किया मतलब छूट गया, तो काउंट करना बाद में एंड में बड़ा इजी हो जाएगा। ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसके अंदर सिर्फ 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बच्चे, सिर्फ नहीं 2 बच्चे भी बहुत होते हैं, तो 2 बच्चे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी टोटल 9 फैमिली है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यहाँ तक समझा? अभी आपको ढूंढना है कि ऐसी कितनी फैमिली है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसी टोटल कितनी फैमिली हो गई है, 8। और ऐसी कितनी फैमिली जिसके अंदर 4 बच्चे हैं, तो अभी जितने भी बच्चे हुए हमारे 4 ही बच्चे होंगे, तो यहाँ पे 1 फैमिली, 2 फैमिली और 3 फैमिली, टोटल हो गई हमारी 3 फैमिली। अब इस वाले डब्बे में आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 6, तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 हो जाएगा 18, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। अब इन सब का सम करके आपको यहाँ लिखना है। तो अब देखो 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 हो जाएगा 27, और 27 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 30। और उसी तरीके से इन सब का सम करके लिखना है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो वो कितना आएगा देख लो, 6 और 18 हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा बराबर, और 24 प्लस 24 48, और 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48 प्लस अगर मैं 12 करता हूं ये तो 60 हो जाएगा बराबर। अब आपको क्या निकालना, मीन। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। तो मुझे बता समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 60, और एन का वैल्यू आ गया 30, तो ये हमारा मीन आ गया 2। तो आप बोलोगे कि ज्यादातर फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। इसको बोलते हैं मीन निकालना, कि हमने एक एवरेज निकाल दिया कि ज्यादा फैमिली में कौन से बच्चे पाए जा रहे हैं। तो ज्यादा मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 फैमिलीज के अंदर कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो मीन हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आप पे छोड़ूंगा, डिवाइडेड और रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालने वाला सवाल है। वापस बता रहा हूँ, बहुत सारे यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में हमने ऐसे सवाल करके रखे हैं, तो प्लीज जाके प्रैक्टिस कर लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना, हैविंग द रेडियस 7, और टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 880, निकालना नहीं है। ठीक है, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो सिलेंडर आपको पता कुछ ऐसा दिखता है, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया आपको 880 दे रखा है, 2 पाई आर का वैल्यू मतलब उसका रेडियस आपको 7 दे रखा है, वापस 7 मैंने रेडियस की जगह पे लिख दिया, और हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, 880, देखो ये 2, ये पाई और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएंगे हमारे डिवाइड बराबर, और इधर क्या बच जाएगा 7 प्लस एच। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर बता देना है।
तो पहले देखो मैं अगर इससे डिवाइड करूं तो 4 जा 0 जा आ जाएगा। अब 440 को अगर आप हाँ 20 पाई का वैल्यू कितना होता है, देखो ऊपर 440 बचा, पाई का वैल्यू आप सभी को पता होगा 22/7 होता है, और यहाँ पे 7 है, तो 7 से 7 यहाँ पे कट हो जाएगा, सामने 7 प्लस एच बच जाएगा। 22 1 जा 22 2 जा 44, ऊपर का 0 बच गया, तो इधर ऊपर बच गया हमारा 20, सामने बच गया हमारा 7 और प्लस एच बच गया। 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 13। तो यहाँ पे हमारा एच का वैल्यू कितना आ गया है, टोटल 13 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय लगा, और वीडियो के एंड तक पहुंचो तो आप जरूर इसका आंसर बता के जाना। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो। तो इसका आंसर कमेंट करना, उन बच्चों के बारे में मुझे भी पता चलेगा कि कौन ऐसे डेडिकेटेड स्टूडेंट है जो पूरा क्वेश्चन पेपर मन लगा के सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मैं थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है।